थर्ड हेडिंग सेलेक्ट द आइडिया, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग इन कम्युनिकेशन हम लोग देख रहे थे। तो सेलेक्ट द आइडिया आफ्टर हैविंग डिसाइडेड ऑन द पर्पस एंड विजुलाइज द रीडर, यू बिगिन टू चूज द आइडिया टू बी इंसर्टेड इन द मैसेज। बताया गया है कि सबसे पहला स्टेप आपने फॉलो किया पर्पस का, आपको पर्पस पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप आपने फॉलो किया कि आपको रीडर या लिसनर के बारे में पता होना चाहिए, विजुअलाइज़ कर लें, उसको समझ लें। फिर अगला काम है कि आपको एक आइडिया ऐसा चूज़ करना है जो कि मैसेज बेहतर से बेहतर दिखे। आपने मैसेज की स्कीम या मैसेज की थीम ऐसी रखनी है जो कि रीडर या लिसनर के लिए अट्रैक्टिव हो। ऐसी कौन सी बात हम लोग कहें कि हमारा मैसेज सक्सेसफुल हो जाए। The idea to be included in the letter or report depends upon the type of the message. This principle of matching the audience aims, however, about salesmanship. It should be simplest and most effective manner of obtaining their attention at the beginning. If your opening remarks imply that you understand the problem and that you have a solution, then they will be flattered at your attention and attentive to your every word. आइडिया आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसके हिसाब से जो रीडर या लिसनर है वो हमारी बात सुन सके, समझ सके और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। अब मेरा आइडिया ऐसा क्या है जिसकी वजह से अट्रैक्टिव बन जाए मेरा मैसेज ना, तो उसमें मैं ये सोचूंगा कि अगर जैसे सेल्स कैंपेन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जब मैं बात शुरू करूंगा तो मैं अपने प्रोडक्ट की कौन से फीचर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन पहले दूं। क्या मैं अपनी बेहतर एक प्रोडक्ट के फ़ीचर को पहले बताऊं या सबसे बेहतर प्रोडक्ट के फ़ीचर को सबसे आखिर में बताऊं। तो ये आइडिया मेरा होना चाहिए कि मैंने अपने मैसेज को किस तरीके से लेके चलना है और मैं किस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात समझा पाऊँगा। तो मेरा आइडिया ऐसा क्या मौजूद है, मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसके ज़रिए से मुझे अंदाज़ा है कि कस्टमर मेरी बात सुन लेगा और मेरी चीज़ें ख़रीद लेगा मुझसे। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने एम्प्लॉइज़ को एक्स्ट्रा आवर्स के लिए बुलाना है कि आजकल के टफ़ बिज़नेस सिचुएशन में वर्किंग आवर्स ऑलरेडी रिड्यूस्ड हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा आवर्स बुलाना है उनको। तो मैं दो सूरत हाल है, या तो मैं उनको वीकेंड्स पे बुला लूँगा काम करने के लिए या मैं वीकडे में एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाऊँगा। तो मेरे पास आइडिया ऐसा होना चाहिए कि मेरे वर्कर्स मेरी बात सुन लें और समझ लें और मेरी बात को मान लें। तो आइडिया मैं यहाँ ये दे सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मैं उनको ओवर टाइम अलाउंसेस दे दूँ या उनको उस एक्स्ट्रा काम करने के बिहाफ पे आइंदा कुछ छुट्टियों के बारे में उनको मैं बेनिफिट दे सकता हूँ या उनको फैसिलिटी दे सकता हूँ कि आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे तो ये आपके आइंदा के दिनों में आप इसके बदले एक छुट्टी अवेल कर सकते हैं, 2 छुट्टी अवेल कर सकते हैं, या इसके बदले में आपको कोई और बेनिफिट दे दिए जाएंगे, या तो आपको कन्वेंस अलाउंस ज़्यादा पे कर दिया जाएगा, या तो आपको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के बदले ओवर टाइम अलाउंसेस आपको दे दिए जाएंगे। तो ये आइडिया मेरे पास ऐसा मौजूद होना चाहिए जिसकी वजह से मेरे मैसेज की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। मतलब मैं अगर एक्स्ट्रा आवर्स के लिए बुलाऊंगा तो उसके बदले मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसकी वजह से जो मेरे लिसनर या रीडर हैं वो मेरी बात सुन सकें और अमल कर सकें। द आइडिया शुड इंक्लूड द बैकग्राउंड मैसेजेस एंड टारगेट ऑडियंसेस यू हैव आइडेंटिफाइड। उस आइडिया में बहुत सारी बातें मैं सोच रहा हूँ कि उस आइडिया को बेहतर बनाने के लिए, मैसेज को अच्छे तरीके से समझाने के लिए जो मेरा सेंट्रल पॉइंट है या मेरा जो कह लें कि मैसेज का एक रेसिपी मैं जो बनाना चाह रहा हूँ उसके अंदर बैकग्राउंड को भी देखते हुए, मैसेज को देखते हुए और टारगेट ऑडियंस को देखते हुए मैं कोई ऐसा सेंट्रल पॉइंट या मरकज़ी ख्याल मेरा ऐसा कोई होगा जिसकी वजह से उस आइडिया के गिर्द मेरा पूरा मैसेज घूम रहा होगा। तो मुझे पहले से ये तमाम चीज़ों को सोचते हुए कोई एक ऐसा आइडिया सोचना समझना चाहिए जिसकी वजह से मेरा बैकग्राउंड भी सही फिट बैठ जाए, मेरा मैसेज भी ठीक तरीके से हो जाए और मेरे टारगेट ऑडियंसेस भी मेरी बात मान लें। You will also want to detail the specific tactics you will use to convey your messages. Before you start working, you should jot down the points to be covered in communication and then bring them in order of importance and urgency.
मेरे पास मुकम्मल मैसेज में कोई 3 से 4 बातें इतनी अहम होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं डिसाइड कर सकूँगा कि उनकी मैं टाइमलीनेस क्या रखूँ। सबसे पहले मैं ऑर्डरली अरेंजमेंट अगर करूँगा, सबसे पहले मैं कौन सा आइडिया या कौन सा मैसेज या कौन सा फ़ीचर पहले बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरा फ़ीचर, उसके बाद तीसरा फ़ीचर। इसमें अप्रोच ये हो सकती है कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ीचर सबसे पहले बता के कस्टमर को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लूँ अगर मैं कोई सेल करने लगा हूँ तो। इसमें दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरा रोड मैप आप ये बना सकते हैं कि मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पहले बताता जाऊं और इंटरेस्ट डेवलप कराता जाऊं, और सबसे अहम फ़ीचर मैं सबसे आखिर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ीचर सबसे आखिर में बता के कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करूं। तो ये डिपेंड करता है हम किस किस्म के कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो तामुल से बात सुनते हैं, कुछ कस्टमर हमेशा जल्दी में होते हैं। तो जल्दी वाले कस्टमर को हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देंगे ताकि वो हमारी बातें आगे के लिए सुने और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। जो तामुल वाले कस्टमर थे उनके साथ हम लोग बात करेंगे जब भी, तो सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप कराना शुरू करेंगे। पहले एक फ़ीचर बताएंगे, उसके बाद दूसरा फ़ीचर, और इख्तिताम में जाके सबसे अहम फ़ीचर बता देंगे ताकि कस्टमर हमारी बात को रियलाइज़ करे और हमसे परचेजिंग कर लें। तो इसका मतलब ये है कि डिपेंड करेगा कि मैं किस शख्स से बात कर रहा हूँ। फोर्थ है गेट ऑल द फैक्ट्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास हमेशा रेडी होने चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स के बजाय अगर हम लोग कयास आराइयाँ करें या कोई वर्ड्स के तहत बात कर रहे होंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं लिख रहे होंगे, मैसेज क्लियर नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई मोबाइल फ़ोन प्रोडक्ट है तो मोबाइल फ़ोन प्रोडक्ट के बारे में अगर हम कोई प्रमोशन कर रहे हैं, उस प्रमोशन में मुझे इस बात का पता होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे इतने ज़्यादा बेहतर होने चाहिए कि वो मैसेज में दिखें, मैसेज के अंदर वो एक अहम दर्जा रखते हैं। क्योंकि अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताऊंगा तो मेरा मैसेज जो है वो ठीक तरीके से कन्वे नहीं होगा। जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स में क्या क्या बातें आएंगी मोबाइल प्रोडक्ट में, मोबाइल का कैमरा, उसका मेगापिक्सल्स क्या है, उसका फ्रंट क्या है, उसका बैक कैमरा के मेगापिक्सल्स क्या हो सकते हैं, उसके मोबाइल की मेमोरी क्या होगी, ये नंबर्स में तमाम बातें होंगी। स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, इसमें कोई अंदाज़ा नहीं होगा। बिल्कुल एक्यूरेट नंबर्स हमने प्रेजेंट करने हैं, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। प्राइस क्या है तो प्राइस के बारे में ज़रूर बताएंगे कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। इसके अलावा कलर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये तमाम डेटा हम लोगों के पास पहले मौजूद होना चाहिए और उसको हम लोग मैसेज में अच्छे तरीके से नोटिस करवाएंगे। अगर हम लोग मैसेज में ये तमाम चीज़ें नहीं लिख पाते हैं और गलती करते हैं कोई ना कोई, या कोई फैक्ट ओमिट कर सकते हैं, कोई फैक्ट भूल सकते हैं, लेकिन हाँ डेटा कोई हम बता नहीं पाए, उससे कस्टमर के माइंड में ये कंक्लूजन आ सकता है कि कंपनी ने जानते हुए या ना जानते हुए अपने कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट को या तो हाइड किया है, छुपाया है, या फिर मिस कर गए। और दोनों सूरत हाल में कस्टमर के जहन में जो तासुरात होंगे वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि या तो आपने गफलत बरती है या आपने जानबूझ के कोई फैक्ट एंड फिगर को गायब करने की कोशिश की है और मैनिपुलेट करने की कोशिश की है ताकि कस्टमर का डिसीजन कुछ का कुछ हो जाए। तो इसीलिए आपको बेहतर तरीके से तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स का जायज़ा लेते हुए हर अहम बात को बताना, बेहतर समझना है और अपने मैसेज में इंक्लूड करना है। क्योंकि अगर हम लोग कोई से भी डेटा मिस करते हैं तो सबसे पहली बात हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मीट होने का इम्कान कम हो जाता है, और दूसरी बात कस्टमर के माइंड में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं और कस्टमर हमें अलग तरीके से सोच रहा होता है और समझ रहा होता है। गेट ऑल द फैक्ट्स में स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आफ्टर हैविंग डिटरमिन्ड what ideas to include in this step. The sender should analyze the need of any specific figures, facts or quotation. Communication of any sort should be backed by the facts and figures, making the business communication more emphatic and forceful. In addition, you need to use multiple tools or methods of communicating. Some people will pay more attention to an email message than a memo. Facts based on observation can only be as true as the keenness of the observer. रीडर को देखते हुए, लिसनर को देखते हुए, उसका मफाद देखते हुए हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं। अगर यूथ को टारगेट करना है मोबाइल प्रोडक्ट्स के ज़रिए तो कैमरा वगैरह इन सब का ख्याल होना ये यूथ का ख़ास रिक्वायरमेंट और डिमांड समझी जाएगी।
तो अपने ईमेल मैसेजेस अगर हम मोबाइल प्रोडक्ट सेल करने के लिए लिख रहे हैं किसी यंगस्टर को, तो उसमें ख़ास तौर पे जो फोकस होगा वो कैमरा की तरफ होगा। वो ये होगा कि कलर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, चार्जिंग बैकअप कितना है, ये सब चीज़ें। और अगर ओल्ड एज के कोई कस्टमर हैं उनको हम ईमेल लिखेंगे तो वहाँ ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अहम होती है वहाँ पे, या स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। फ़ीचर्स अलग तरीके से मॉडिफाई करने पड़ेंगे, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेंगे। कुछ कस्टमर कुछ और फीचर अलग तरीके से जानते हैं, सोचते समझते हैं, कुछ कस्टमर्स के लिए कोई और चीज़ अहम होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको मल्टीपल टूल्स का ख्याल करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आपने किस तरीके से करनी है, कम्युनिकेशन बेहतर बनाने के लिए आपको फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन बेसिस पे लेके चलने पड़ेंगे कि कौन से फैक्ट्स किसको बेहतर लगे, कौन से फैक्ट्स किसके लिए लाजमी है, किसके लिए लाजमी नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स का आपने ख्याल करना है, तमाम चीज़ें इंक्लूड करनी है कस्टमर के रिस्पेक्टिव से। अगर कस्टमर को इस बात का अंदाज़ा है कि सेंडर मुझे क्या क्या बातें बता सकता है, या कस्टमर के अंदाज से आप सोचेंगे तो कस्टमर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है फैक्ट्स एंड फिगर्स की, वो तमाम बातें सोचते हुए आप अपना एक अगर ईमेल पर्सनली ड्राफ्ट कर रहे हैं किसी एक कस्टमर को तो उसके हिसाब से स्पेसिफिक फ़ीचर लिख लेंगे। और अगर एक कोई जनरल ऐड बना रहे हैं तो उसमें हमारे स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और हो सकते हैं। जनरल ऐड में हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। किसी स्पेसिफिक कॉरेस्पॉन्डेंस में या स्पेसिफिक ईमेल में हम सिर्फ उस कस्टमर को टारगेट करते हुए उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट हम बयान करेंगे। यूटिलिटी क्योंकि हमें क्रिएट करनी है उस खास कस्टमर के लिए, तो उस खास कस्टमर के हिसाब से हम सोचेंगे और उस खास कस्टमर के हिसाब से फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंक्लूड करेंगे। तो हाई क्वालिटी कैमरा, जैसे एक फैक्ट्स एंड फिगर्स में हाई क्वालिटी कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक फ्रेज़ का, हाई क्वालिटी कैमरा कभी भी डिटरमिन नहीं कर रहा है कि कैमरा हाई क्वालिटी किस तरीके से बना, उसकी मेगापिक्सल्स कितनी मौजूद हैं, उसके अंदर लाइटनिंग इफेक्ट मौजूद है नहीं है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स में हमें ज़रूर ये बात बतानी है कि हाई क्वालिटी कैमरा के बजाय अगर हम लोग मेगापिक्सल्स बता देंगे कि मेगापिक्सल्स कितने हैं कैमरा के, फ्रंट और बैक कैमरा के क्या मेगापिक्सल्स हो सकते हैं, डुअल कैमरा है या फ्रंट पे सिंगल कैमरा डबल कैमरा या बैक के डबल कैमरा या सिंगल कैमरा, तो ये क्वांटिटी बताना, ये नंबर्स बताना, ये इंतहाई अहम है। क्योंकि अगर हम वर्ड्स में बताएंगे ना तो वर्ड्स कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव डेटा को। क्वांटिटेटिव डेटा हमेशा क्वांटिटी मतलब नंबर्स ही बता सकते हैं उसको बेहतर तरीके से, क्योंकि वर्ड्स में आप सही तरीके से असेस नहीं कर सकते। हाई क्वालिटी कैमरा आप असेस नहीं कर सकते कितने मेगापिक्सल का होगा, तो इससे बेहतर है हाई क्वालिटी कैमरा के बजाय हम लोग बता देंगे कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है। लास्ट पैरा, टू मेक मोर अट्रैक्टिव एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन विजुअल एड मे बी यूटिलाइज्ड सम टाइम यू नीड ऑल्सो टू एनक्लोज अ यूजफुल ब्रोशर टेबल पिक्चर एंड सैम्पल्स। अगर ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ईमेल ड्राफ्ट के बाद एक अटैचमेंट आप लगा सकते हैं और उसमें मोबाइल कैमरा की एक पिक्चर अच्छे तरीके से या मोबाइल मॉडल की एक पिक्चर अच्छे तरीके से अटैचमेंट में हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो उससे लुक्स भी पता चल जाएंगे मोबाइल के। तो मोबाइल की बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमने बताए हैं उसकी भी वेरिफिकेशन हो जाती है। जैसे कलर्स अगर हैं तो 4 कलर्स के आपने अलग अलग मोबाइल अटैचमेंट, मोबाइल फ़ोन की पिक्चर की अटैचमेंट लगा दी है तो 4 अलग अलग कलर्स वेरीफाई हो जाएंगे कस्टमर को। कस्टमर ये देखेगा उसकी लुक्स वैसा ही है जैसे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स में बताई हैं या नहीं। मेगापिक्सल्स बिल्कुल उस तरीके का है और मेगापिक्सल्स जो हैं वो उस पर लिखा हुआ होता है ज़्यादातर। फिर स्पीकर कैसे हैं, किस तरीके से, LCD कितनी बड़ी है, कितनी उसकी लेंथ वगैरह है, ये सब चीज़ें। तो पिक्चर्स को इंक्लूड करना आसान बना देता है फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझने के लिए। इसके अलावा टेबल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा सैम्पल्स भी हो सकते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के बजाय अगर हम लोग ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करेंगे जिससे अलग अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं तो थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन होने का इम्कान है। एक और सिचुएशन फैक्ट्स एंड फिगर्स, फ़र्ज़ करें कि फैब्रिक कंपनी है, उसको जीन्स की प्रोडक्ट्स को सेल करना है। अब जीन्स किस किस लेंथ में मौजूद है, किस किस कलर में मौजूद है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए बता देंगे।
अच्छा, उनका किस किस तरीके का फैब्रिक है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के तहत बता रहे होंगे। और जो जीन्स की हम लोग अगर कोई सेल्स लेटर बनाते हैं तो जीन्स के हर किस्म के जो भी फ़ीचर्स हैं वो बता रहे होंगे। अगर हम लोग कोई फ़ीचर मिस करेंगे तो इस फ़ीचर की वजह से क्या हो सकता है कि कस्टमर को फ़र्ज़ करें कि ब्लैक कलर में कुछ 3 से 4 तरीके के अलग अलग डिज़ाइन चाहिए थे। अगर हमने सिर्फ कलर का फ़ीचर मिस कर दिया ना तो कस्टमर की जो डिसीजन मेकिंग होने लगी थी ना परचेजिंग की, वो अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि उसके पास एक क्वेश्चन अराइज होगा कि यार इन्होंने कलर नहीं बताया। अगर कलर नहीं बताया तो फिर वो सोचेगा कि इनसे मैं कलर दोबारा पूछूं। कलर दोबारा पूछेंगे तो आप कलर का जवाब देंगे तो टाइम टेकिंग होगा तो उसकी वजह से आपका जो सेल्स की एक्टिविटी है वो डिले होगी और कस्टमर की परचेज की एक्टिविटी डिले होगी। इसका मतलब सिर्फ कलर को ना इंक्लूड करना अपने स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको कॉस्ट कर सकता है मज़ीद 3 से 4 कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके लिए आपको मज़ीद करनी पड़ेगी। तो इसका ये मतलब है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको कस्टमर को देखते हुए ज़रूर फैसला करना है कौन से कस्टमर के लिए कौन कौन सा डेटा बेहतर होना चाहिए। इसके बाद 5th स्टेप होगा ऑर्गेनाइज द आइडियाज़।